हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 17 इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिफाइन गाइडेंस, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले गाइडेंस का मतलब लिखना है, फिर हमें स्टूडेंट काउंसलिंग के ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करने हैं, यानी इसका पर्पस क्या है। उसके बाद स्कोप लिखना है, काउंसलिंग स्टूडेंट्स की किन किन एरियाज में हेल्प करती है, जैसे एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, सोशल, ETC। आंसर। इंट्रोडक्शन। गाइडेंस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज और चैलेंजेस को समझने में हेल्प करता है ताकि वो सही डिसीजंस ले सकें। स्टूडेंट काउंसलिंग एक प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम है जहां स्टूडेंट्स को एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल इश्यूज में मदद मिलती है। इसका मेन एम है ओवरऑल वेलबीइंग, एकेडमिक सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करना। साइकोलॉजी के ह्यूमनिस्टिक और डेवलपमेंटल अप्रोचेस ने गाइडेंस और काउंसलिंग को स्ट्रॉन्ग बेस दिया है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। मेन बॉडी। ए, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब है किसी इंडिविजुअल को अपनी एबिलिटीज और इंटरेस्ट्स को समझने और उन्हें डेवलप करने में हेल्प करना। यह डायरेक्टली सॉल्यूशंस देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करना है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग, गाइडेंस वो असिस्टेंस है जो एक कॉम्पिटेंट काउंसलर प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट अपनी लाइफ को समझ कर खुद डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट सब्जेक्ट चॉइस को लेकर कंफ्यूज्ड है तो काउंसलर उसको अपने इंटरेस्ट्स और करियर के प्रोस्पेक्ट समझने में गाइड करेगा। बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग। एजुकेशनल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स को स्टडी हैबिट्स, लर्निंग स्ट्रैटेजीज और टाइम मैनेजमेंट में इंप्रूव करना। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने में मदद करना। एग्जाम्पल, मैथ्स में वीक स्टूडेंट को नए लर्निंग टेक्निक्स देना। वोकेशनल डेवलपमेंट। करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब ट्रेंड्स के बारे में अवेयरनेस देना। स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज करने में गाइड करना। एग्जाम्पल, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट्स के थ्रू स्टूडेंट को साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज चूज करने में मदद करना। पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट। इमोशनल स्ट्रेस, पीयर प्रेशर और रिलेशनशिप इश्यूज को हैंडल करना। सेल्फ एस्टीम और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना। एग्जाम्पल, बुलिंग फेस कर रहे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस और कोपिंग स्ट्रैटेजीज देना। होलिस्टिक डेवलपमेंट। मॉरल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के साथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी और डिसिप्लिन जैसे वैल्यूज प्रमोट करना। सी, स्कोप ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग। काउंसलिंग का स्कोप बहुत वाइड है और ये स्टूडेंट्स की लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। एजुकेशनल स्कोप। सब्जेक्ट सिलेक्शन, एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट और इफेक्टिव स्टडी प्लानिंग में हेल्प करना। एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हैंडल करना सिखाना। वोकेशनल स्कोप। करियर गाइडेंस, प्रोफेशनल स्किल्स और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हेल्प करना। एग्जाम्पल, कॉलेज प्लेसमेंट सेल के काउंसलर स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। पर्सनल स्कोप। एंजाइटी, डिप्रेशन और एडजस्टमेंट इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। एग्जाम्पल, स्कूल काउंसलर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स वाले स्टूडेंट के साथ वर्क करता है। सोशल स्कोप। पेयर्स, टीचर्स और फैमिली के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एम्पैथी डेवलप करना। प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल स्कोप। प्रिवेंटिव, अर्ली रिस्क फैक्टर्स जैसे सब्सटेंस अब्यूज को पहचानना। डेवलपमेंटल, लीडरशिप, पर्सनालिटी ग्रोथ और पॉजिटिव एटीट्यूड प्रमोट करना। कंक्लूजन। एंड में, गाइडेंस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट्स और डिसीजंस को समझने में हेल्प करता है। स्टूडेंट काउंसलिंग उनके एकेडमिक सक्सेस, करियर क्लैरिटी और पर्सनल वेलबीइंग के लिए क्रूशियल है। इसके ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं बल्कि प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल ग्रोथ देना भी है। इसी वजह से इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल और सोशल एरियाज को कवर करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Superego. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थियरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट सुपरईगो एक्सप्लेन करना है।
इसमें हमें इसका मीनिंग, डेवलपमेंट, फंक्शंस और ह्यूमन बिहेवियर पर इसका इम्पैक्ट लिखना है। काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल भी बताना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिगमंड फ्रॉयड, जो साइकोएनालिसिस के फाउंडर थे, उन्होंने पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चरल मॉडल दिया जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो पर्सनैलिटी का मोरल पार्ट है जो वैल्यूज और एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यह मेनली पेरेंट्स और सोसाइटी के रूल्स से डेवलप होता है। इस आंसर में हम सुपर ईगो का डेफिनेशन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और काउंसलिंग में इसका रोल समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो। फ्रॉयड के हिसाब से सुपर ईगो पर्सनालिटी का मोरल या एथिकल कॉम्पोनेंट है। यह 5 to 6 साल की एज में डेवलप होता है, जब बच्चा पेरेंट्स के रूल्स और वैल्यूज को अडॉप्ट करता है। इसका काम आईडी के इंपल्सेस को कंट्रोल करना है जो सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट होते हैं, जैसे अग्रेशन या सेक्सुअल अर्जेस। 2. स्ट्रक्चर ऑफ सुपर ईगो। सुपर ईगो के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कॉन्शियंस, ये बताता है कि कौन सा बिहेवियर गलत है और पनिशेबल है। जब इंसान गलत काम करता है तो गिल्ट और रिमॉर्स फील होता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट चीटिंग करे एग्जाम में तो कॉन्शियंस उससे गिल्टी फील कराएगा। ईगो आइडियल, ये स्टैंडर्ड्स और आइडियल्स रिप्रेजेंट करता है जो पेरेंट्स और रोल मॉडल से सीखे जाते हैं। जब इंसान अच्छा काम करता है तो प्राइड और सेटिस्फैक्शन फील होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई नीडी पर्सन की हेल्प करे तो उससे इनर हैप्पीनेस मिलेगी क्योंकि ये ईगो आइडियल के साथ मैच करता है। 3. फंक्शंस ऑफ सुपर ईगो। मॉरल गाइडेंस, डिसीजन मेकिंग को एथिक्स और मोरल्स के बेस पर गाइड करता है। सेल्फ कंट्रोल, इंपल्सिव और सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को रोकता है। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, अच्छे काम पर रिवॉर्ड, प्राइड और बुरे काम पर पनिशमेंट, गिल्ट, शेम देता है। सोशल हार्मनी, सोसाइटी के लॉस और कल्चर के हिसाब से इंसान को चलना सिखाता है। 4. सुपर ईगो इन डेली लाइफ और काउंसलिंग। रोजमर्रा की लाइफ में सुपर ईगो हमें अपने एक्शंस जज करने में हेल्प करता है। अगर सुपर ईगो ज्यादा स्ट्रांग हो तो इंसान हमेशा गिल्टी या एंग्शियस फील करता है, जैसे परफेक्शनिस्ट लोग। अगर सुपर ईगो वीक हो तो इंसान रूल्स ब्रेक करता है और एंटी सोशल हो सकता है। काउंसलिंग में थेरेपिस्ट क्लाइंट के आईडी, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने की कोशिश करता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स अक्सर हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म फील करते हैं जो एक ओवरएक्टिव सुपर ईगो का रिजल्ट होता है। थेरेपी के थ्रू उन्हें बैलेंस बनाना सिखाया जाता है, जैसे सेल्फ कंपैशन और साइकोडायनामिक मेथड से। कंक्लूजन, तो ओवरऑल सुपर ईगो हमारी पर्सनैलिटी का मॉरल कंपस है जो बचपन के एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी के रूल्स से डेवलप होता है। ये कॉन्शियंस और ईगो आइडियल दोनों को इंक्लूड करता है और हमें प्राइड या गिल्ट के थ्रू गाइड करता है। लेकिन जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग या वीक होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। काउंसलिंग और साइकोलॉजी में सुपर ईगो को समझना क्लाइंट्स के बिहेवियर और मेंटल हेल्थ को समझने के लिए बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Unconditional positive regard. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड (UPR) के बारे में लिखना है जो कार्ल रॉजर्स के ह्यूमनिस्टिक या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का मेन कॉन्सेप्ट है। हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है, काउंसलिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे यूज अप्लाई करते हैं और इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड (UPR) कार्ल रॉजर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के एक बड़े थिंकर थे। इसका मतलब है क्लाइंट को बिना कंडीशन के एक्सेप्ट करना, बिना जज किए उसको वैल्यू देना। काउंसलिंग में इसका रोल होता है एक सेफ और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां क्लाइंट खुलकर अपने फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। इस आंसर में हम UPR का मीनिंग, काउंसलिंग रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंस, उसका प्रैक्टिकल यूज और लिमिटेशन समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कार्ल रॉजर्स ने अपने पसंद सेंटर्ड अप्रोच में UPR को एक जरूरी कंडीशन बताया था। इसका मतलब है क्लाइंट जो भी शेयर करे, काउंसलर उसको बिना कंडीशन के एक्सेप्ट करे। कंडीशनल एक्सेप्टेंस के ऑपोजिट, UPR में क्लाइंट की वैल्यू उसके बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट अपने गलती या नेगेटिव सोच के बारे में बताता है, काउंसलर जज नहीं करता बल्कि उसको समझने और सपोर्ट करने की कोशिश करता है। 2. इंपॉर्टेंस इन काउंसलिंग रिलेशनशिप। ट्रस्ट बिल्ड करना।
यूपीआर एक सेफ एनवायरनमेंट देता है जिसमें क्लाइंट ओपन हो सकता है। फियर ऑफ जजमेंट कम करना। बहुत क्लाइंट्स को डर होता है कि उन्हें जज किया जाएगा, यूपीआर इस डर को हटा देता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप करना। जब काउंसलर क्लाइंट को बिना कंडीशन एक्सेप्ट करता है, क्लाइंट भी अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखता है। ग्रोथ एनकरेज करना। रॉजर्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ तभी होती है जब इंसान को अनकंडीशनल वैल्यू मिले। एग्जाम्पल, एक एडोलेसेंट जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है, यूपीआर मिलने पर अपना असली सेल्फ एक्सप्लोर कर पाता है। 3. एप्लीकेशन इन काउंसलिंग प्रैक्टिस। नॉन जजमेंटल लिसनिंग। काउंसलर ध्यान से सुनता है बिना डिसअप्रूवल दिखाए। एम्पैथी और वार्मथ। यूपीआर को एम्पैथी के साथ उस करना होता है जहां काउंसलर क्लाइंट की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। काउंसलर क्लाइंट को फोर्स नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम देता है। कंसिस्टेंसी। यूपीआर हमेशा जेन्युइन और कंसिस्टेंट होना चाहिए, सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस से फायदा नहीं होता। केस एग्जाम्पल, एडिक्शन काउंसलिंग में अगर क्लाइंट रिलैप्स भी करे, काउंसलर फिर भी सपोर्ट करता है और बिना जज किए आगे बढ़ने में हेल्प करता है। 4. क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। हर टाइम अनकंडीशनल एटीट्यूड रखना काउंसलर के लिए मुश्किल हो सकता है। मिसइंटरप्रिटेशन। क्लाइंट कभी कभी समझ सकते हैं कि काउंसलर उनके नेगेटिव एक्शंस को अप्रूव कर रहा है। कल्चरल बैरियर्स। कुछ कल्चर्स में काउंसलर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गाइड करे या करेक्ट करे, जहां यूपीआर प्योर फॉर्म में मुश्किल है। फिर भी यूपीआर काउंसलिंग का एक फाउंडेशन है और मॉडर्न थेरेपी में इसका इम्पैक्ट आज भी बहुत स्ट्रांग है। कंक्लूजन। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक सेंट्रल प्रिंसिपल है जो कार्ल रॉजर्स ने दिया था। इसके थ्रू काउंसलर क्लाइंट को बिना जज किए एक्सेप्ट करता है, जिससे ट्रस्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस और ग्रोथ डेवलप होती है। हाँ, इसे हमेशा प्रैक्टिस करना टफ है, पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट काउंसलिंग रिलेशनशिप पर क्लियर होता है। मेरे हिसाब से यूपीआर एक टेक्निक से ज्यादा एक एटीट्यूड है जो हर क्लाइंट को इज्जत देने की बात करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Meaning of Gestalt therapy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें गस्टाल्ट थेरेपी का मतलब समझना है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और काउंसलिंग में उसका यूज एक्सप्लेन करना है। हमें हियर एंड नाउ, अवेयरनेस, होलनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। गस्टाल्ट थेरेपी एक ह्यूमनिस्टिक और एक्सपीरियंशियल साइकोथेरेपी है जो फ्रिट्ज पर्ल्स ने 1940-50 में डेवलप की थी। गस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है होल या कंप्लीट फॉर्म। यह थेरेपी प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करती है और क्लाइंट को अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का अवेयर बनाती है। इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अनफिनिश्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग में ये थेरेपी सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग के लिए वाइडली यूज होती है। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और फिलॉसफी ऑफ गस्टाल्ट थेरेपी। गस्टाल्ट थेरेपी गस्टाल्ट साइकोलॉजी से निकली है, जिसमें यह माना गया कि इंसान चीजों को एक होल पैटर्न के रूप में समझता है। फ्रिट्ज पर्ल्स और लॉरा पर्ल्स ने इस आइडिया को साइकोथेरेपी में अप्लाई किया, जहां फोकस था इंसान को एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना। मतलब, इंसान को अलग अलग पार्ट्स में नहीं, बल्कि उसके थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और एनवायरनमेंट के साथ समझना चाहिए। 2. की प्रिंसिपल्स ऑफ गस्टाल्ट थेरेपी। हियर एंड नाउ अवेयरनेस। क्लाइंट को प्रेजेंट में रहकर अपने इमोशंस और थॉट्स समझने के लिए एनकरेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थेरेपिस्ट पूछता है, तुम अभी क्या फील कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ तुम्हारे साथ पहले क्यों हुआ था। होलनेस और इंटीग्रेशन। यह थेरेपी बॉडी, माइंड और इमोशंस की यूनिटी को स्ट्रेस करती है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइंट्स को अपने चॉइसेस और फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया जाता है। आई स्टेटमेंट्स का उस करना इसमें कॉमन है, जैसे मैं गुस्सा हूं, इंस्टेड ऑफ तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। अवेयरनेस। थेरेपी का मेन गोल है क्लाइंट की अवेयरनेस बढ़ाना ताकि वो अपने नीड्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ सके। 3. टेक्निक्स ऑफ गस्टाल्ट थेरेपी। एम्प्टी चेयर टेक्निक। क्लाइंट एक एम्प्टी चेयर से बात करता है, जैसे वहां कोई इंसान या खुद का एक पार्ट बैठा हो। यह अनफिनिश्ड बिजनेस रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। रोल प्लेइंग। क्लाइंट अलग सिचुएशंस को इनैक्ट करता है ताकि वो अपने इमोशंस और बिहेवियर समझ सके। ड्रीम वर्क।
ड्रीम्स को सिंबॉलिक नहीं समझा जाता, बल्कि क्लाइंट से कहा जाता है कि अपने ड्रीम को अभी के प्रेजेंट में रिलाइव करो। एग्जैजरेशन एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट या जेस्चर को एग्जैजरेट करके अपने हिडन फीलिंग समझने का तरीका है। 4. एप्लीकेशंस और इंपॉर्टेंस इन काउंसलिंग, सेल्फ ग्रोथ और अवेयरनेस। क्लाइंट अपने इमोशंस और हिडन नीड्स को क्लियरली समझता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिलेशनशिप या पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में यूजफुल। इमोशनल हीलिंग, सप्रेस्ड इमोशंस जैसे गुस्सा, ग्रीफ या फियर को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम का एंजाइटी फेस कर रहा है, उससे प्रेजेंट में फोकस करना और अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है। वाइड यूज, यह थेरेपी इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, एजुकेशन और वर्कप्लेस कोचिंग सब जगह उस होती है। कंक्लूजन, गेस्टाल्ट थेरेपी एक होलिस्टिक और पावरफुल थेरेपी है जो अवेयरनेस, होलनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करती है। हियर एंड नाउ के प्रिंसिपल से ये क्लाइंट को अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने और अपनी लाइफ को ऑथेंटिक तरीके से जीने में हेल्प करती है। रोल प्ले और एम्प्टी चेयर जैसे प्रैक्टिकल टूल्स इस थेरेपी को एक्सपीरियंशियल और इफेक्टिव बनाते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में ये एक बहुत इम्पैक्टफुल अप्रोच मानी जाती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।